हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, फिर से आज आपका स्वागत है हमारा हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यूपी टेट हो या आपका सी टेट हो, डी ट्रिपल एस भी हो, जावनी की जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। यानी कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है वो छांटना है आपको। ऑप्शन ए बै, बी मैं, सी ये, डी डे। तो देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी में होते हैं दो। वो ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ये डे होता है, ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। ऑप्शन बिल्कुल आपका डी राइट होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि बे मैं ये, बे और मैं तो स्पर्शी होते हैं। ये आपका यर अलेवे अंत्यस्थ व्यंजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में लुंठित ध्वनि है। अब आपको लुंठित ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए रे, बी डे, सी धे या डी ने। देखिए, लुंठित ध्वनि जो होती है हिंदी में वो होती है रे। जो रे है ये आपका ये लुंठित ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तेजो में का सही संधि विच्छेद है। जो तेजो में शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तेज प्लस ओ में, बी तेज प्लस अमे, सी तेज प्लस में या डी तेजो प्लस में। अब देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेज प्लस में। आपका मिलकर के बनेगा तेजो में। ये इसमें आपकी विसर्ग संधि हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास कौन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह या डी पीताम्बर। अब देखिए, आपसे पूछा द्विगु समास। अब द्विगु समास कहाँ होता है? द्विगु समास जहां भी आपका संख्यावाची शब्द दिख जाए वहां आपका द्विगु समास होता है। तो इनमें संख्यावाची शब्द कौन सा है? नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समूह नवग्रह। तो संख्यावाची का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट है। ऑप्शन सी राइट हो गया यहाँ पर। अब देखिए, माता पिता, माता पिता में कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा भाई द्वंद्व समास? द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहां आपका योजक चिन्ह मिल जाए और दोनों विपरीत हों, है ना, वहां आपका द्वंद्व समास होता है। यथाशक्ति, यहाँ पर उपसर्ग मिल जाए आपका अव्ययभाव समास, यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। पीताम्बर, जहाँ आपकी वो मिलता है, आपकी विशेषता बताई जाती है किसी चीज की, तो पीताम्बर आपका कर्मधारय होता है। कर्मधारय विशेष से विशेष पाई जाती है, वहाँ आपका कर्मधारय होता है। यहाँ आपका द्विगु पूछा था, तो द्विगु आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी साक्षी, सी सखी या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, साखी शब्द जो है इसका मूल तत्सम होगा वो होगा आपका साक्षी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा। साखी का तत्सम होता है आपका साक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज या डी अटल। देखिए, अग्रज का विलोम होता है आपका अनुज। अग्रज का होता है आपका अनुज। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कालिंदिनी, बी भागीरथी, सी यामिनी या डी कालिंदी। तो यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची शब्द है आपका कालिंदी। कालिंदी आपको यमुना को बोला जाता है, जबकि भागीरथी आपका गंगा का बोला जाता है। भागीरथी गंगा होती है, कालिंदी यमुना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए स्वयंभू, बी जरायुज, सी स्वेदज या डी अंडज। जो पसीने से उत्पन्न हो, यह बताना आपको। तो पसीने से उत्पन्न क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी स्वेदज। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। स्वेदज जो होता है वो पसीने से उत्पन्न होने को वाले को एक शब्द में कहते हैं स्वेदज। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज, और जो स्वयं उत्पन्न होता है उसको स्वयंभू। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, तक्षक का समानार्थी शब्द नहीं है। तक्षक का समानार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बढ़ई, बी सूत्रधार, सी शिलान्यास या डी विश्वकर्मा। तो देखिए, तक्षक का जो समानार्थी नहीं है इनमें से, वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी शिलान्यास। जबकि बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा ये तीनों के तीनों आपके तक्षक के समानार्थी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं।
जबकि शिलान्यास जो होता है ये नहीं होता है। शिलान्यास मतलब किसी का उद्घाटन करना, उद्घाटन नहीं सॉरी, शिलान्यास होता है मतलब किसी चीज़ की नींव रखना, कि आप उसका शिलान्यास है, उसकी नींव रख दी, अब आगे उसका काम चलेगा, तो ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए गुस्सा होना, बी दुखी होना, सी बहुत आनंदित होना, या डी बीमारी होना। मुहावरा क्या है? अंग अंग फूले ना समाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी होना, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अंग अंग फूले समाने का मतलब बहुत ज्यादा आनंदित होना, बहुत ज्यादा खुशी होना। चलिए 11वां क्वेश्चन, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? आप समूहवाचक संज्ञा छांटनी है आपको। ऑप्शन ए राम, बी हिमालय, सी अनाज, या डी सेना। अब देखिए राम कैसी संज्ञा है? राम तो आपकी व्यक्तिवाचक है भाई, किसी एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है। हिमालय कैसी संज्ञा है? ये भी आपकी व्यक्तिवाचक है भाई, क्योंकि एक ही हिमालय है, कोई दूसरा तो है नहीं। अनाज आपकी क्या है? अनाज आपकी क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक में आ जाएगी, जो पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। जबकि सेना जो है, सेना आपकी समूहवाचक में आएगी। सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये समूह में रहती है भाई, एक व्यक्ति से तो सेना नहीं बनती, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं तब जाके उसको सेना बोला जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बंदर का लिंग बदलिए। यानी कि आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन ए वानर, बी बंदरगाह, सी बंदरिया, या डी बंदरी। तो देखिए बंदर का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है बंदरिया। बंदर का स्त्रीलिंग होता है बंदरिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या होगा? ऑप्शन ए एक वचन, बी सदा बहुवचन, सी बहुवचन, या डी सदा एक वचन। अब आपको ये बताना कि पानी जो शब्द होता है वो किस वचन में होता है, एक वचन होता है, दो वचन होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सदा एक वचन। जो पानी शब्द है ये केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कर्ता कारक की विभक्ति है, यानी कि कर्ता कारक में जो कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए से, बी मैं, सी को, या डी ने। तो देखिए कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्ता ने, कर्म में होती है को, अधिकरण में आ जाती है मैं और से आती है आपकी अपादान में से के द्वारा अलगाव का बोध। यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका डी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृतवाच्य, या डी इनमें से कोई नहीं। वाक्य दोबारा पढ़िए, वाक्य क्या है? उसने अपने भाई को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? उसने, है ना। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? कर्ता का। कर्ता का प्रधानता है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? वहाँ होता है आपका कृतवाच्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, इसमें कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब निस्सहाय शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? ऑप्शन ए नहीं, बी नी, सी निस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो निस्सहाय जो होता है इसमें उपसर्ग लगता है आपका ऑप्शन नंबर ए निहि। निहि धन सहाय आपका मिलकर के बनता है निस्सहाय। निहि धन सहाय आपका मिलकर के बनता है निस्सहाय। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब जलना शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन ए अन, बी अना, सी ना, या डी आन। तो देखिए जलना शब्द जो होता है इसमें प्रत्यय होता है ऑप्शन नंबर बी अना। जल प्लस अना आपका मिलकर के बनता है जलना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सीता सो रही है, सॉरी सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। इस वाक्य का कौन सा काल है? सीता सो रही थी। ऑप्शन ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी अपूर्ण भूत, या डी संदिग्ध भूत। तो देखिए इसमें काल है आपका ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूत। ये अपूर्ण भूत है, पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि सीता सो रही थी, है ना। उस टाइम पर सीता सो रही थी, इस वाक्य में आपका अपूर्ण भूत होता है, यानी कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में विदेशी भाषा से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय,
बी आगत उपसर्ग, सी अव्यय या डी निपात। तो वो कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी आगत उपसर्ग, यानी कि भाई आगत मतलब आए, विदेशी भाषा से आए जो उपसर्ग होते हैं वो उनको आपको आगत उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आ, बी सी शिष्ट या डी ता। शिष्टता शब्द जो है ये आपका मिलकर के बनता है, देखिए शिष्ट प्लस ता आपका मिलकर के बनता है शिष्टता। तो जो ता है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट है, यहाँ पर ता प्रत्यय है इसमें, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।